हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। आई एम योर एजुकेटर खुशी एंड आज हम डिस्कस करेंगे वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, स्केल्स और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज ब्लाइंडिंग। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं उसको हम आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही एक बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नोट्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें क्योंकि आपको पीडीएफ, नोट्स, पीवाईक्यू सब कुछ वहीं पर मिलेंगे। तो अब बात करते हैं हम वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी की। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, लेकिन दोनों ही कंसेप्ट जो हैं वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, या दोनों जो कंसेप्ट है वो एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। सबसे फर्स्ट है दैट इज वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? जो चीज बिल्कुल एक्यूरेट है, जिस चीज को हम मेजर करना चाहते हैं तो वो हमारा होता है वैलिडिटी। सेकंड आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी को हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। मतलब कोई भी चीज है जो बार बार हो रही है, कंसिस्टेंट है, जो बार बार हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिलायबिलिटी बोलते हैं। इसी को हम स्टेबिलिटी भी बोलते हैं कि कोई भी चीज हो रही है तो वो स्टेबल वे से हो रही है, कि बार बार वही चीज होना, दैट इज कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल लिया है। सर्कल देखो, सर्कल के बीच में एक बिल्कुल मेन पॉइंट है जहां पर हमें एक्यूरेटली पॉइंट आउट करना है, तो ये पॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज वैलिडिटी। एग्जैक्ट आउटकम, जिस चीज को हम मेजर करना चाहते हैं, अगर हम उसी चीज को मेजर करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? वैलिडिटी बोलते हैं। लेकिन हमारे पास जो है रिजल्ट कंसिस्टेंटली जो आ रहे हैं वो ये वाले पोर्शन में आ रहे हैं। लाइक हमने कुछ मेजर करना है, हमारे पास पहले रिजल्ट आया इस पॉइंट पे, फिर सेकंड रिजल्ट आया इस पॉइंट पे, फिर थर्ड आया इस पॉइंट पे, तो आ किसके पास रहा है? बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड पॉइंट्स पे आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी बोलते हैं, रिलायबिलिटी बोलते हैं। जहां पर जो आउटकम होते हैं वो हमें सिमिलर मिलते हैं। लेकिन जो ये पॉइंट था हमारा वैलिडिटी वाला, यहाँ पे क्या था? एग्जैक्ट पॉइंट था जो हमें चाहिए था। ठीक है, ये जो होता है वो नियरली होता है। जैसे यहाँ पे मैंने काफी पॉइंट्स लगा रखे हैं, तो ये पॉइंट्स जो हैं वो नियरली हैं। 100% श्योर नहीं है कि एक ही पॉइंट होगा, क्योंकि वैलिडिटी का तो एक ही पॉइंट होता है, लेकिन रिलायबिलिटी जो होता है वो कंसिस्टेंसी के साथ बिलोंग करता है, जो कहता है कि आसपास नियरली कुछ चीजें हैं उनको भी हम क्या करते हैं? रिलायबिलिटी में ले लेते हैं। फिर क्या कहता है कि अगर कोई चीज वैलिड है तो वो रिलायबल होगी, क्योंकि वैलिड है, वैलिडिटी से ही रिलायबिलिटी का पता चलता है। लेकिन अगर कोई चीज रिलायबल है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो वैलिड होगी या नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये सर्कल है, ये हमारी क्या है? ये है वैलिडिटी। और कोई भी पोर्शन लगा लो, फॉर एग्जाम्पल ये पोर्शन लगा लिया मैंने। अब इस पोर्शन में कभी तो यहाँ पॉइंट आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, तो कभी यहाँ आ रहा है। ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? दैट इज रिलायबिलिटी, जिसे हम कंसिस्टेंसी बोल सकते हैं। तो अब ये क्या कहता है कि कंसिस्टेंसी है, रिलायबल है, तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर कोई चीज वैलिड है, अगर हम बोल दें कि ये वैलिड है, और अगर हमारे जो पॉइंट्स हैं वो बार बार इसी पॉइंट पे लग रहा है, फर्स्ट बार हमने पॉइंट किया तो फिर यहीं पर हमारा रिजल्ट आया, सेकंड बार किया तो फिर हमारा यहीं पर रिजल्ट आया, थर्ड बार किया तब भी हमारा इधर रिजल्ट आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर हमारी वैलिडिटी होती है, जहां पर हमारी वैलिडिटी होती है वहीं पर रिलायबिलिटी हो सकती है। ठीक है, जहां पर वैलिडिटी होती है वहां पर रिलायबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि यहां पर तो हम रिलायबल हैं, यहाँ इस एरिया में हम क्या है? कंसिस्टेंट है, हम रिलायबल हैं, लेकिन यहां पर हमारी वैलिडिटी नहीं है, वैलिडिटी नहीं है। सिर्फ यही कहना चाहता है ये पॉइंट। ठीक है, तो वैलिडिटी से हम रिलायबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन रिलायबिलिटी से अगर हम चाहें कि वैलिड होगा या नहीं होगा तो ये डिपेंड करता है कि वो वैलिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमें एक डिसीजन लेना है वो हम किसके बेसिस पे लेते हैं? क्या हम वैलिडिटी की तरफ जाएंगे या रिलायबिलिटी की तरफ जाएंगे? तो हम दोनों का मिक्सचर उठाते हैं। ये कहते हैं कि जहां पर वैलिडिटी भी हो और जहां पर रिलायबल भी हो हमारे रिजल्ट, वहीं पर हम क्या है? अपने डिसीजन को पिक करते हैं, या वही जो हमारा आउटकम होता है उसे हम बेस्ट आउटपुट कहते हैं। अब यहाँ पर वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी को मैंने आपको समझाया कि वैलिडिटी क्या होता है। जिस चीज को हम मेजर करना चाहते हैं, अगर हम उसी चीज को मेजर करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? वैलिडिटी बोलते हैं। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट मेजर्स व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर, कि जो चीज वो मेजर करना चाहते हैं उसी को अगर वो मेजर कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? वैलिडिटी बोलते हैं। वैलिडिटी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वैलिडिटी। और इसमें ना काफी सारी चीजें देखी जाती हैं कि हम कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं, उस टेस्ट को लगाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पर्पस है, टेस्ट जिस पॉपुलेशन पे लगा रहे हैं उनका नेचर किस तरीके का है, तो ये सारी चीजें क्या है? वैलिडिटी में देखी जाती हैं।
वैलिडिटी की जो वैल्यू है वो तो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। जो ये मेन पॉइंट है सर्कल के अंदर, ये क्या है, हमारा ज्यादा वैल्यूएबल है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। लेकिन उतना ही, जितनी ही इसकी वैल्यू ज्यादा है, उतना ही इसको मेजर करना, उतना ही इसको असेस करना डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या कहता है, जैसे कि हमने कहा कि कंसिस्टेंसी, जो चीज बार बार हो रही है, रिपीटिशन में हो रही है, या सिमिलर आउटकम्स मिल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम रिलायबिलिटी बोलते हैं। द डिग्री ऑफ सेम रिजल्ट, जब रिजल्ट जो है वो सेम आता है, सिमिलर आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी बोलते हैं। और जब कोई चीज सेम हो, सिमिलर वे में बार बार होती रहे, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि उस पर हमें ट्रस्ट है। पहली बार टेस्ट लगाया तो एक रिजल्ट मिला, सेकंड बार उसी टेस्ट को लगाया तो हमें सेम रिजल्ट मिला, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ट्रस्टवर्दी है, हमारा टेस्ट ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं। जैसे हमने वैलिडिटी की बात की कि वैलिडिटी की जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है, उसी तरीके से रिलायबिलिटी की वैल्यू जो है वो कम होती है, और इसको असेस करना भी इजी होता है। हमने एक बार टेस्ट लगाया, हमें आंसर आ गया, रिजल्ट मिल गया, आउटकम मिल गया, सेकंड बार लगाया, फिर हमें कोई ना कोई आउटपुट मिल जाएगा, थर्ड टाइम लगाएंगे, फिर कोई ना कोई आउटपुट निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इसको असेस करना, मेजर करना इजी होता है, लेकिन इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये हमें गलत चीज भी बता सकता है। जो वैलिडिटी है वो हमें बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेसी बताती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। हमने समझा वैलिडिटी क्या होती है, तो इसकी टाइप्स हमें समझने में काफी इजी हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट जो टाइप्स हैं वैलिडिटी के, वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास होता है इंटरनल वैलिडिटी, सेकंड होता है एक्सटर्नल वैलिडिटी, और थर्ड होता है मेजरमेंट वैलिडिटी। सबसे पहले हम करते हैं इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी, जहां पर भी इंटरनल आ जाए, इंटरनल को आप रिलेट करोगे कोज एंड इफेक्ट के साथ, जहां पर कोज एंड इफेक्ट आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल वैलिडिटी बोलते हैं। और इंटरनल वैलिडिटी में कोई भी एरर्स नहीं होते, एरर फ्री होती है। इंटरनल वैलिडिटी फैक्टर्स से भी अफेक्टेड नहीं होती है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से हमारी जो मेजरमेंट होती है उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलते हैं। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये एक तरह से जैसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं ना, उसी तरीके से होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोज एंड इफेक्ट आ गया, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ये एक तरह से एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की तरह ही हो जाता है। और इसके अंदर जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हमें क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। तो ये चीज तो हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी की थी, वही चीज यहाँ पर बोली गई है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी किससे रिलेटेड है, जर्नलाइजेशन से रिलेटेड है। जिस तरीके से हमारा कीवर्ड इंटरनल वैलिडिटी का क्या था, कोज एंड इफेक्ट था, उसी तरीके से जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है उसका कीवर्ड क्या है, जर्नलाइजेशन है। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, स्पेसिफिक चीज होगी, उस स्पेसिफिक चीज को हम क्या करेंगे, एक ब्रॉड लेवल पे जर्नलाइज कर देंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जर्नलाइजेशन बोलते हैं। और ये एक्सटर्नल वैलिडिटी के अंदर आता है। एक्सटर्नल वैलिडिटी को फर्दर 2 टाइप्स में डिस्क्राइब किया जा सकता है। फर्स्ट इज पॉपुलेशन वैलिडिटी एंड सेकेंड इज इकोलॉजिकल वैलिडिटी। देखो पॉपुलेशन, जहां पर पॉपुलेशन मतलब पीपल के बारे में बात हो रही है, लोगों के बारे में बात हो रही है, ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन वैलिडिटी बोलते हैं। इकोलॉजिकल वैलिडिटी, इकोलॉजिकल, इको मतलब इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जहां पर हम वैलिडिटी की बात करते हैं दैट इज इकोलॉजिकल वैलिडिटी। इन्वायरमेंट, अदर सिचुएशंस, नेचुरल सेटिंग, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, इकोलॉजिकल वैलिडिटी में आ जाएंगी। तो इकोलॉजिकल वैलिडिटी और हमारी पॉपुलेशन वैलिडिटी, ये दोनों ही किसमें आती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी में आती है। अब अगर हम बात करें, एक टर्म आती है दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर हम इंटरनल वैलिडिटी प्लस एक्सटर्नल वैलिडिटी दोनों को ही कंबाइंडली यूज करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही आपसे एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है, तो ये कौन सी है, मेजरमेंट वैलिडिटी है। मेजरमेंट वैलिडिटी के अंदर 4 टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट है फेस वैलिडिटी, सेकंड कंटेंट वैलिडिटी, थर्ड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड फोर्थ क्राइटेरिया वैलिडिटी। देखो सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी में अज्यूम कर लिया जाता है कि जो चीज दिखाई दे रही है वो सही है, मतलब अपीयर्स टू बी सुटेबल, जो चीज आपको देखने में सुटेबल लग रही है, जो चीज आपको देखने में वैलिड लग रही है वो वैलिड होगी। डिपेंड्स अपॉन द रिसर्चर जजमेंट। अब देखने में वैलिड लग रही है, एक रिसर्चर को तो वो वैलिड लग सकती है, दूसरे रिसर्चर को वो क्या पता वैलिड लगे ना लगे, वो दूसरे रिसर्चर को सुटेबल लगे या ना लगे, तो वो डिपेंड करती है पर्सनल जजमेंट पे। तो ये जो वैलिडिटी है दैट इज डिपेंड ऑन रिसर्चर जजमेंट, रिसर्चर ओपिनियन। एडिक्वेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इसमें देखा जाता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो एडिक्वेटली, बिल्कुल परफेक्ट वे से लगाया गया है या नहीं लगाया गया। नेक्स्ट आता है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट मतलब कि कितना कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। जितना ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा उतनी ज्यादा जो वैलिडिटी होती है बढ़ती जाती है। तो 100% कवरेज ऑफ कंटेंट, जहां पर हम कंटेंट की 100% कवरेज कहते हैं, तो वही हमारी क्या होती है, कंटेंट वैलिडिटी होती है। फुल रिप्रेजेंटेशन,
कि जहां पर ज्यादा चीजों को कवर किया जाएगा तो वहां पर फुल रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगी और एक्यूरेटली मेजर भी हम कर सकेंगे अगर हमारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमने कंटेंट को कवर किया है। ठीक है, तो कंटेंट वैलिडिटी भी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारा आता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को ओवरऑल वैलिडिटी भी बोलते हैं। ओवरऑल वैलिडिटी या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी किससे रिलेटेड है? एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से रिलेटेड है कि कोई भी चीज है उसको हम थियोरेटिकली किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में, कि कोई भी चीज है उसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया कि डिप्रेशन, अब किसी को ये नहीं बोला जा सकता कि आपको कितना डिप्रेशन है, आप कितने इंटेलिजेंट है, ये चीज नहीं बोली जा सकती। तो इस चीजों को हम मेजर कर सकते हैं किसी अनदर पैरामीटर के बेस पे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर दो टाइप्स आते हैं, सब टाइप्स। फर्स्ट इज कन्वर्जेंट एंड सेकंड इज डिस्क्रिमिनेट। देखो कन्वर्जेंट क्या कहता है? जब हमारी कोई भी दो चीजें आपस में हाईली कॉरिलेट है और वो पॉजिटिव सेंस में कॉरिलेटेड है, मतलब कि दो एलिमेंट्स हैं जो दोनों ही बढ़ रहे हैं या दोनों ही कम हो रहे हैं, दैट मीन्स पॉजिटिव है, दोनों बढ़ेंगे या दोनों कम होंगे, लेकिन वो हाईली है। हाईली मतलब जैसे अगर आपने कॉरिलेशन वाला कंसेप्ट पढ़ा है तो कॉरिलेशन में क्या होता है कि जैसे 0.75 से लेके 0.99 तक हम हाईली कॉरिलेट रहते हैं, और जो हमारा 1 होता है, चाहे वो माइनस का 1 हो चाहे वो प्लस का 1 हो, तो वो हमारा परफेक्ट कॉरिलेशन हो जाता है। यहाँ पर बात की जा रही है हाईली कॉरिलेट, तो यहाँ पर क्या बोला गया? हाईली कॉरिलेट बोला गया और वो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ ही हो। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट क्या कहता है कि कॉरिलेशन या तो है ही नहीं, या नहीं है का मतलब जीरो कॉरिलेशन, कि दो चीजें हैं वो आपस में रिलेट ही नहीं कर रही हैं। और सेकेंडली कहता है कि अगर रिलेट कर भी रही हैं तो बहुत कम रिलेट कर रही हैं, उन दोनों चीजों के बीच में, उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में बहुत कम रिलेशन है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन मतलब एक क्राइटेरिया, एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड जिसको हम फिक्स कर लेते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट वैलिडिटी भी बोलते हैं। क्राइटेरियन वैलिडिटी के अंदर दो टाइप्स आते हैं। फर्स्ट आता है कनक्रंट एंड सेकंड आता है प्रिडिक्टिव। कनक्रंट देखो नाम में ही है करंट, करंट मतलब जो अभी रिसेंटली चल रहा है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? कनक्रंट। दैट मीन्स जो प्रेजेंट में चल रहा है, सेम टाइम, जिस टाइम हम बात करें उसी टाइम कोई चीज होती है तो उसे हम बोलते हैं कनक्रंट। जो चीज आज हो रही है उसको हम कंपेयर करके देखते हैं ऑलरेडी एस्टेब्लिश फैक्ट्स के साथ, या जो फैक्ट्स, जो इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है, हमने ऑलरेडी कलेक्ट कर रखी है, उसको हम आज की सिचुएशन के साथ कंपेयर करके देखते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिडिक्टिव। प्रिडिक्टिव मतलब प्रिडिक्शन करना, दैट मीन्स हमने क्या करना है कि कुछ फ्यूचर आउटकम्स को निकालने की कोशिश करनी है, फोरकास्ट करना। कोई भी रिजल्ट निकालेंगे, कोई वैलिडिटी निकालते हैं तो वो किस बेस पे निकालेंगे? वो फ्यूचर के बेस पे निकालेंगे, उसे हम बोलते हैं प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। तो ये था वैलिडिटी के टाइप्स, जिसके अंदर हमने 3 तरह की वैलिडिटी की। फर्स्ट आता है इंटरनल वैलिडिटी, सेकंड एक्सटर्नल, थर्ड मेजरमेंट वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी के अंदर भी 2 हमने किए, पॉपुलेशन वैलिडिटी और इकोलॉजिकल वैलिडिटी। और मेजरमेंट वैलिडिटी के अंदर हमने 4 किए। फर्स्ट आता है फेस वैलिडिटी, सेकंड कंटेंट वैलिडिटी, थर्ड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड फोर्थ क्राइटेरियन वैलिडिटी। इसके अंदर भी 2 टाइप्स थे, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो अब आते हैं रिलायबिलिटी के टाइप्स। जैसे हमने रिलायबिलिटी का मतलब किया था, मीनिंग किया था, तो उसमें हमने क्या किया था कि रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी। जो चीज बार बार ऑकर हो रही है, जो चीज सिमिलर रिजल्ट दे रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिलायबिलिटी बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बोलते हैं। और इसी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? उस टेस्ट पे या उस रिजल्ट पे ट्रस्ट करते हैं। अगर रिलायबल है तो वो क्या है? ट्रस्टवर्दी भी है। सो टाइप ऑफ रिलायबिलिटी में हमारे पास सबसे फर्स्ट आता है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी क्या कहता है कि कोई एक टेस्ट है जिसे एक बार लगा दिया गया, अब उसी टेस्ट को दोबारा लगाया जाता है सेम पीपल के द्वारा या सेम एक्सपेरिमेंटर के द्वारा, सेम रिसर्चर के द्वारा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी बोलते हैं। जब मैंने आपको रिसर्च के 3 R करवाए थे तो उसके अंदर एक R था रिपीटेबिलिटी, और रिपीटेबिलिटी क्या कहता था कि सेम टेस्ट को सेम पर्सन लगाता है, तो उसे हम रिपीटेबिलिटी बोलते हैं। वही चीज यहां पर आती है कि सेम टेस्ट को सेम पर्सन के द्वारा लगाया जा रहा है, लेकिन टाइम डिफरेंट होगा, क्योंकि एक बंदा एक टेस्ट को कर रहा है, तो अब अगर दोबारा किया जाएगा तो वो टाइम फ्रेम जो है वो चेंज हो जाता है। तो टेस्ट रीटेस्ट, एक बार टेस्ट लगाया गया और दूसरी बार अलग टाइम पे लगाया जाएगा, लेकिन टेस्ट और पीपल जो है वो सेम रहेगा। ये टेस्ट क्यों लगाया जाता है? इसका मेन पर्पज होता है स्टेबिलिटी को चेक करना, कि हमारा जो टेस्ट है, हमने जो लगाया, फर्स्ट टाइम जो रिजल्ट निकला, क्या सेकेंड टाइम भी वही रिजल्ट
निकलेगा। तो स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी को लगाते हैं। नेक्स्ट आता है इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इंटर रेटर रिलायबिलिटी इक्विवेलेंस को चेक करने के लिए लगाया जाता है। इक्विवेलेंस बोल सकते हैं हम, कंसिस्टेंसी तो रिलायबिलिटी का मतलब होता ही है, या फिर जो भी एग्रीमेंट है उसको चेक करने के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लीकेबिलिटी बोलते हैं। जो 3R मैंने आपको करवाए थे उसमें एक था रिपीटेबिलिटी, सेकंड था रेप्लीकेबिलिटी और थर्ड था रिप्रोडक्टिव। तो जो 2R है ना, जो फर्स्ट 2R मैंने आपको बोले, रिपीटेबिलिटी और रेप्लीकेबिलिटी, ये दोनों रिलायबिलिटी के ही टाइप है। तो अगर हमें कंसिस्टेंसी को चेक करना है, हमें किसी भी टेस्ट के अंदर एग्रीमेंट को चेक करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इंटर रेटर रिलायबिलिटी लगाते हैं। इंटर रेटर रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो पर्सन है, जो एक्सपेरिमेंटर है, जो पीपल हो गए, उनको चेंज कर देना। आप यहाँ पर टेस्ट सेम रहेगा, लेकिन जो पीपल होते हैं उनको हम चेंज कर देते हैं, या जो पर्सन टेस्ट लगा रहा है वो पर्सन क्या है, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जर्वर था उसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। थर्ड इसमें आता है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी क्या होता है, इसमें 2 टेस्ट होते हैं और उन्हें पैरेलल रख के हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। इसमें टीम भी अलग अलग होती है, क्योंकि एक ही टाइम पे हमें अगर टेस्ट करना है तो एक पर्सन 2 टेस्ट को एक ही टाइम पे नहीं लगा सकता। तो 2 टेस्ट होते हैं, 2 टीम रखी जाती हैं और सेम टाइम पे उन्हें हम क्या करते हैं, टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आती है एक कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कहते हैं कि जो भी टेस्ट होगा ना, वो टेस्ट अलग अलग है लेकिन उनको आपस में कंपेयर किया जा सके। तो 2 कंपेरेबल सेट, 2 ऐसे सेट होने चाहिए जिनको आपस में कंपेयर किया जा सके। अलग अलग जरूर है लेकिन कंपेरेबल होने चाहिए। सेकंड क्या कहता है कि जो भी अलग अलग टीम होगी और अलग अलग टेस्ट होंगे, तो एक टीम को हम क्या करेंगे, एक टेस्ट दे देंगे और दूसरी टीम को हम क्या करेंगे, दूसरा टेस्ट दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम करें तो हमारे पास क्या है, 2 अलग अलग टेस्ट है। ठीक है, 2 अलग अलग टेस्ट है। अब सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या आई कि ये क्या है, कंपेरेबल होना चाहिए, कंपेरेबल सेट्स। तो मतलब ये हम अगर कंपेयर करना चाहें इस ए सेट को या ए टेस्ट को दूसरे टेस्ट के साथ, तो वो क्या है, कंपेरेबल होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या बोली कि जो हमारा ए टेस्ट है वो हम किसे दे देंगे, एक डिफरेंट टीम को दे देंगे, और बी टेस्ट जो होगा उसे हम डिफरेंट टीम को दे देंगे। और उसके बाद इन दोनों के बीच में कितनी कंसिस्टेंसी है वो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए, स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, इक्विवेलेंस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी लगाते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी मतलब इंटरनल रिलायबिलिटी। इससे पहले मैंने आपको जो वैलिडिटी कराई थी, तो वैलिडिटी में हमने इंटरनल वैलिडिटी में क्या किया था कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। उसी तरीके से जो इंटरनल रिलायबिलिटी होती है उसमें भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसका जो दूसरा नाम है दैट इज इंटर आइटम रिलायबिलिटी। इंटरनल कंसिस्टेंसी या इंटरनल रिलायबिलिटी क्यों की जाती है, ताकि हम कंसिस्टेंसी को चेक कर सके, हम होमोजेनिटी, सेम चीजों को देख सके कि कितना सेम आ रहा है। कॉरिलेशन देखा जाता है बिटवीन मल्टीपल आइटम इन अ टेस्ट, की एक टेस्ट में कितने जो आइटम्स हैं उनके अंदर क्या रिलेशन है, उस चीज को देखा जाता है किसमें, इंटरनल कंसिस्टेंसी में, इंटरनल रिलायबिलिटी में। यहाँ पर जो आइटम्स होते हैं उनको इंडिविजुअल रखा जाता है, लेकिन सभी आइटम्स को डील किया जाता है या सभी आइटम्स को टेस्ट किया जाता है, लेकिन एक एक करके। इंटरनल वैलिडिटी के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। तो सबसे पहले हमें एक टेस्ट को 2 हिस्सों में तोड़ लेना है और एक टेस्ट के रिजल्ट को दूसरे टेस्ट के रिजल्ट के साथ हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। और जब हम कंपेयर करेंगे उस वक्त हम देखेंगे कंसिस्टेंसी कितनी है और कितनी नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रॉन-बेच अल्फा। क्रॉन-बेच अल्फा क्या कहता है कि जब हम सिर्फ एक एलिमेंट को सभी के साथ, जैसे ए को सबसे पहले हमने बी के साथ रिलेट करके देखा, फिर हम बी को भी ए के साथ करके देखेंगे, फिर हमने ए को सी के साथ और सी को ए के साथ, ए को डी के साथ और डी को ए के साथ। इसी तरीके से सभी एलिमेंट्स को सबसे पहले ए के साथ करके देखेंगे और ऑन द कंट्रेरी हम सभी एलिमेंट को भी ए के साथ करके देखेंगे। तो इस तरीके से कॉरिलेशन हमारा बनता है वन आइटम विद ऑल द आइटम्स एंड वाइस वर्सा, कि हमारी जो एक आइटम है इसको हमने सभी आइटम्स के साथ क्या है, रिलेट करके देखा। इसमें क्या होता है कि एलिमिनेट दैट आइटम विच कैन नॉट कॉरिलेट वेल। जो आइटम या जो एलिमेंट कोरिलेट नहीं कर रहा है उसको हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, उसको हम साइड में रख देते हैं। तो ये जो क्रॉन-बेच अल्फा है ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है और आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि रिलायबिलिटी में कौन कौन सी ऐसी टाइप्स हैं जो क्वांटिटेटिव है या कौन सी ऐसी टाइप है जो क्वालिटेटिव है। तो क्वांटिटेटिव में 2 आती हैं, फर्स्ट इज क्रॉन-बेच अल्फा एंड होस्टिस कांस्टेंट। ये 2 ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और भी बहुत सारी होती हैं लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन दोनों को ही ओवरव्यू ले लेना। एंड नेक्स्ट जो हम बात करते हैं क्वालिटेटिव में हमारे पास आता है क्वेस्टिक, डायक्रॉनिक एंड साइक्रोनिक। तो ये 3 तरह के आते हैं क्वालिटेटिव में।
अब एक छोटा सा टॉपिक आता है दैट इज नॉन एज ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग जो है वो आपसे पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो मैंने सोचा आपको ये टॉपिक भी जरूर करवा दूं। ब्लाइंडिंग वर्ड कहाँ से आया? ब्लाइंड से आया। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज छुपाना या कोई चीज हाइड होती है या जो चीज हमें दिखती नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड। जो बंदा देख नहीं सकता उसे हम बोलते हैं ना ये ब्लाइंड है। जब हम किसी भी पर्सन से कोई चीज छुपाते हैं या कोई चीज उसे दिखाते नहीं है, जो चीज उससे हाइड करते हैं कि इस पर्सन को ये चीज ना दिखे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ब्लाइंडिंग। और इसी का दूसरा नाम है मास्किंग। मास्किंग क्या होता है? जैसे कोविड के टाइम पे हमने क्या किया था, अपने माउथ को, अपने नोज को हाइड करके रखा था, ढक के रखा था, उसी तरीके से ब्लाइंडिंग और मास्किंग दोनों ही इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर ब्लाइंडिंग का मतलब क्या आता है कि जब भी हम टेस्ट लगाते हैं या जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस टाइम पे जो हमारा रिस्पोंडेंट होता है उससे हम कुछ चीजों को छुपा कर रखते हैं या कुछ चीजों को हाइड करके रखते हैं ताकि उसके ऊपर होने वाले एक्सपेरिमेंट का कोई भी इफेक्ट ना पड़े। मतलब उसे पता ही ना चले कि उस पर हमने एक्सपेरिमेंट किया। क्योंकि ये चीज होती है ना कि जब किसी पर्सन को हम बता दें कि हम आप पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो पर्सन अपने आप में एक अलर्ट सा हो जाता है कि मुझ पे अब एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर उसी सब्जेक्टिविटी को रिमूव करने के लिए या मिनिमाइज सब्जेक्टिव बायस, उस चीज को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्लाइंडिंग के कंसेप्ट को अपनाते हैं। और ये ब्लाइंडिंग का कंसेप्ट बिल्कुल भी अनएथिकल नहीं है, ये एथिकल चीज में आता है, लीगल है, एथिकल है। तो ब्लाइंडिंग क्या कहते हैं? पार्टिसिपेंट आर प्रिवेंटेड फ्रॉम नोइंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन। की पार्टिसिपेंट्स हैं, रिस्पोंडेंट्स हैं, इवन जो हमारा एक्सपेरिमेंटर होता है, डाटा कलेक्टर होता है या रिसर्चर होता है, उनसे भी कई बार जो है कुछ इन्फॉर्मेशन को हाइड किया जाता है ताकि पर्सनल जजमेंट ना आए। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट्स को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड इन अ स्टडी बट अनअवेयर असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू डिफरेंट स्टडी ग्रुप्स। क्या कहते हैं कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको इन्वॉल्व तो किया जाता है कि उनको अपनी स्टडी में हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अनअवेयर असाइनमेंट दैट मीन्स उन्हें हम नहीं बता रहे कि उन पे क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, क्या उन पर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो वो चीज उन्हें नहीं बताई जाती। तो ये 4 टाइप की होती हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास अनब्लाइंड। अनब्लाइंड मतलब जिससे हमने कुछ छुपाया ही नहीं। ब्लाइंडिंग का उल्टा है, यहाँ पर अन है या नॉन ब्लाइंड बोल दो, कि जिस पर्सन को सब कुछ पता है। ऑल पार्टीज अवेयर अबाउट ट्रीटमेंट। सभी पार्टीज को पता है कि क्या ट्रीटमेंट होने वाली है, क्या एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो ट्रीटमेंट है या कोई भी मैन्युपुलेशन हम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, वो पता है। इंटरवेंशन असाइनमेंट की क्या उस पर इंटरवेंशन की जाने वाली है, क्या उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो वो पता है। ऑल पार्टीज अवेयर, सबको पता है। ठीक है, विच पार्टिसिपेंट जो ट्रीटमेंट पार्टिसिपेंट को मिलनी है वो सबको पता है, सभी पार्टीज को पता है, उसे हम बोलते हैं अनब्लाइंड। या ओपन है, ओपन लेबल्ड, की सब कुछ ओपनली है, हम किसी से कुछ भी नहीं छुपा रहे। नेक्स्ट आता है सिंगल ब्लाइंड। सिंगल ब्लाइंड का मतलब क्या होता है कि किसी एक पर्सन से कुछ छुपाया जाता है। एक पर्सन वो कौन सा होगा? वो पार्टिसिपेंट होता है। पार्टिसिपेंट मतलब वो पर्सन जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है या वो पर्सन जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस पर्सन को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उस पर्सन से इंफॉर्मेशन को छुपाया जाता है। तो ओनली पार्टिसिपेंट या कोई भी सब्जेक्ट है वो अनअवेयर रहता है अबाउट द ट्रीटमेंट दे रिसीव। जो भी ट्रीटमेंट उन्हें दी जा रही है, जो भी एक्सपेरिमेंट उन पे किया जा रहा है, वो उन्हें नहीं बताया जाता। नेक्स्ट आता है डबल ब्लाइंड। डबल ब्लाइंड को हम डबल मास्क भी बोलते हैं क्योंकि डबल मास्क हमने उस पर लगा दिया। तो डबल मास्क क्या होता है कि जहां पर पार्टिसिपेंट को इंफॉर्मेशन नहीं पता, प्लस डाटा कलेक्टर, जो एक डाटा कलेक्ट करने वाला पर्सन है, उसको भी नहीं पता, वो भी अनअवेयर है कि कौन सी ट्रीटमेंट दी जा रही है, अबाउट द ट्रीटमेंट विच पार्टिसिपेंट रिसीव। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो पार्टिसिपेंट्स को भी नहीं पता, प्लस डाटा कलेक्टर को भी नहीं पता। डाटा कलेक्टर भी हो सकता है यहाँ पर वही पर्सन रिसर्च भी कर रहा हो सकता है, तो उसे हम रिसर्चर बोल देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि डाटा कलेक्टर और रिसर्चर अलग अलग पर्सन है या सेम पर्सन ही डाटा कलेक्ट करने चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर डबल ब्लाइंड मतलब 2 लोगों को नहीं पता, एक पार्टिसिपेंट को नहीं पता और एक डाटा कलेक्टर को नहीं पता। अब जो डबल ब्लाइंड है ना, इसके अंदर क्या होता है, एक तो एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं पता होता कि क्या एक्सपेरिमेंट होना है, और सेकंड आता है प्लेकेबो ग्रुप। प्लेकेबो ग्रुप क्या कहता है कि जिस ग्रुप को या किस पार्टिसिपेंट को हम कंट्रोल कर रहे हैं, किस पार्टिसिपेंट को हम स्टडी कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर क्या होता है, हाइड होता है। तो ये क्या होता है, डबल ब्लाइंड या डबल मास्क। थर्ड आता है ट्रिपल ब्लाइंड। ट्रिपल ब्लाइंड जो है वो सबसे बड़ा एक पार्ट आ जाता है ब्लाइंडिंग में। एक तो पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता कि उनपे क्या ट्रीटमेंट हो
रही है, क्या उनको ट्रीट किया जा रहा है, कौन सा एक्सपेरिमेंट लगाया जा रहा है, प्लस डाटा कलेक्टर को भी नहीं पता, प्लस डाटा एनालिस्ट को भी नहीं पता, जो उस डाटा को एनालाइज करेगा, एक समरी बनाएगा, उसको भी नहीं पता कि भाई क्या ट्रीटमेंट दी गई थी, वो भी अनबाइस्ड रहता है। तो यहाँ पर भी जो बायसनेस है वो खत्म हो जाती है हर एक जगह से। सबसे फर्स्ट तो पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता, फिर डाटा कलेक्टर को नहीं पता, फिर डाटा एनालिस्ट को नहीं पता। जब किसी को कुछ भी नहीं पता तो हमारी जो रिसर्च होगी वो बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्केल्स। स्केल्स मतलब जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसको एक स्केल के अकॉर्डिंग ही मेजर किया जाता है। जैसे आपका एक स्केल होता है ना, जिसके ऊपर भी कुछ मार्क दिए होते हैं ना कि 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, इस तरीके से जो मेजरमेंट है उसकी बढ़ती रहती है। उसी तरीके से इन्होंने बोला कि स्केल्स होते हैं, एक स्केल जो कि स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट की तरफ रहते हैं। स्टैंडर्डाइज मतलब जो सेम रहते हैं सबके लिए, वो चेंज नहीं होते। तो यहाँ पर जो स्केल है वो 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है मेजरमेंट स्केल एंड सेकेंड होता है एटीट्यूडनल स्केल। स्केल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट हम करेंगे मेजरमेंट स्केल, देन हम मूव करेंगे हमारे एटीट्यूडनल स्केल की तरफ। तो मेजरमेंट स्केल में सबसे फर्स्ट आया हमारा नॉमिनल स्केल, सेकंड आता है हमारे पास ऑर्डिनल स्केल, थर्ड आता है इंटरवल स्केल एंड फोर्थ आता है रेशो। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट अगर हम मेजरमेंट स्केल की बात करें तो मेजरमेंट स्केल दिया था स्टैनली स्मिथ एंड स्टीवंस ने, और इन्होंने एक थ्योरी दी। थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या बोला कि हमें किस तरीके से जो स्केल्स हैं उनकी मेजरमेंट करनी है, ऑन द थ्योरी ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। और ये जो थ्योरी है वो दी गई थी 1946 के अंदर। और इन्होंने क्या बताया कि हमारे जो मेजरमेंट स्केल है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा होता है क्वालिटेटिव स्केल्स एंड सेकेंड होता है हमारा क्वांटिटेटिव स्केल्स। क्वालिटेटिव स्केल को हम बोल सकते हैं डिस्क्रीट स्केल। डिस्क्रीट स्केल क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पे नहीं चलता। मैंने आपको एक प्लेलिस्ट करवाई थी स्टैटिस्टिक की, उसके अंदर मैंने अच्छे से डिफाइन किया था डिस्क्रीट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल रिक्वायर्ड नहीं है, डिस्क्रीट आया। डिस्क्रीट क्या होता है? जो होल नंबर होता है, जो पॉइंट्स में नहीं जाता। जैसे अब यहाँ पर नेम की बात करें या ऑर्डर्स की बात करें तो हम जैसे नेम है, किसी का कोई भी नाम है तो वो पूरा एक नेम होता है, उसको हाफ कट नहीं किया जा सकता। या ऑर्डिनल है, जैसे हम किसी को रैंक दे दे, ऑर्डर्स दे दे, तो उसमें क्या होता है, कोई पर्सन फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है, इस तरीके से रैंकिंग निकाली जाती है। हम किसी पर्सन को ये नहीं बोल सकते ये 1.5 पॉइंट पे आया है, तो वो नहीं बोला जा सकता, उसकी रैंक इस तरीके से डिसाइड नहीं की जा सकती। लेकिन जो हमारी क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव को हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, जिसके अंदर हम पॉइंट्स में भी आंसर दे सकते हैं। और क्वांटिटेटिव में ही पॉइंट्स में आंसर हो सकता है। जहां पर हम क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं, हम किसी के बिहेवियर की बात कर रहे हैं, उसको हम पॉइंट्स में कैसे शो करें। तो यहाँ पर जो क्वालिटेटिव है उसके अंदर आता है हमारे पास नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। नॉमिनल मतलब किसी का कोई भी नेम है या कोई भी क्लासिफिकेशन है वो किस में आ जाती है, नॉमिनल में आ जाती है। और नॉमिनल को हम सी से डिनोट करते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन, कैटेगरीज हम बोल सकते हैं। और जो ये कैटेगरीज या क्लासिफिकेशन होती है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज यस है तो दूसरी चीज नो हो जाएगी, अगर कोई चीज फर्स्ट नो है तो सेकंड क्या हो जाएगी, यस हो जाएगी। तो मतलब 2 चीजों के अंदर जब हम ये बोलते हैं कि एक चीज तो हो सकती है लेकिन दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, या दूसरी हो सकती है तो पहले को छोड़ना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे यहां पर बात आई नेम की, तो नेम में क्या आया, कोई पर्सन मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, या हम बोल सकते हैं यस है या नो है। तो इस बेसिस पे जब भी हम करते हैं कोई भी चीज 2 कैटेगरीज में, 2 या 2 से ज्यादा कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल। नेम्स से, क्लासेस से, क्लासिफिकेशन, कैटेगरी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये नॉमिनल है वो मोड में देखा जाता है जहां पर हम स्पेसिफाइड किसी कैटेगरी को लेते हैं। फिर आता है हमारे पास ऑर्डिनल। ऑर्डिनल को हम डिनोट करते हैं ऑर्डर से। ऑर्डिनल मतलब कि कुछ ऑर्डर्स हैं, कुछ रैंक है, इसीलिए ऑर्डिनल को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नॉमिनल को सी से करते थे, ऑर्डिनल को ओ से करते हैं, ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स में जैसे कि सबसे फर्स्ट हो गया रैंक, कोई पर्सन फर्स्ट आया, सेकंड आया, वो सारी चीजें किस में आती है, हमारी रैंक में आती हैं, जो कि मीडियन में देखने को मिलती है। जैसे हमने जो भी डाटा होता है हमारे पास उसको अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद ही हम अपना मीडियन निकालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब भी रैंक की बात होती है, परसेंटाइल की बात होती है, ऑर्डर्स की बात होती है, तो वहां पर क्या आता है, हमारा ऑर्डिनल स्केल आता है जो कि क्वालिटेटिव का है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में देखो 2 होते हैं, फर्स्ट आता है हमारे पास इंटरवल एंड सेकंड आता है रेशो। इंटरवल जिसे हम इक्वल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, और इसीलिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई से, जहां पर 2 वेरिएबल्स हैं या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में जो रिलेशन है या जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, इक्वल होता है।
लेकिन उनके इक्वल डिस्टेंस से हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। जैसे अगर हम बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर में क्या होता है कि जितना टेम्परेचर कम होता जाएगा उतनी ज्यादा सर्दी बढ़ती जाएगी, और जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतनी क्या है, गर्मी होती जाएगी। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो कैसा है, वो नेगेटिव है, चाहे वो इक्वल डिस्टेंस में हो। जैसे अगर हम बोले कि 5 डिग्री सेल्सियस से अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं तो हमारी जो है वो सर्दी बढ़ती है, लेकिन कितनी बढ़ती है, क्या उसी रेशो में बढ़ी, हमारे लिए क्या है, यूजफुल नहीं होती है। तो परफॉर्मेंस हो गए, IQ हो गए, या कोई भी स्कोर्स हैं जब हम लगाते हैं तो वो किस में आते हैं, इंटरवल में आते हैं। अब इंटरवल में सबसे इंपॉर्टेंट आता है ओरिजिन, चेंज इन ओरिजिन। चेंज इन ओरिजिन जब भी होता है, जब प्लस एंड माइनस के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवल। क्योंकि हमारे पास दो होते हैं, चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। जो चेंज इन ओरिजिन होता है वो आता है हमारा इंटरवल में, और जो चेंज इन स्केल होता है वो हमारा आता है रेशो में। तो नेक्स्ट हमारा जो टाइप है दैट इज रेशो। रेशो में क्या बोलता है कि जेड से डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीरो की बात होती है, और यहाँ पर जो है वो हमारे जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है वो यूजफुल भी होती है, और उसको हम क्या है, कंपेयर भी कर सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें हो जाती है कि जैसे हाइट, वेट, और यहाँ पर जो भी डिफरेंस होता है ना वो भी मीनिंगफुल होता है। स्केल्स की यहाँ पे चेंज इन स्केल की बात होगी, दैट मीन्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दोनों ही जो कैलकुलेशंस हैं वो इसमें आ जाएंगी। प्लस इसमें चेंज इन ओरिजिन भी आ जाता है, क्योंकि हमने रेशो के अंदर क्या है, C+O+E। ई क्या था हमारा, चेंज इन ओरिजिन था, और जेड क्या है हमारे पास, चेंज इन स्केल है। तो रेशो में ओरिजिन या जो भी प्रॉपर्टीज हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल की वो भी आएंगी, प्लस इसमें एडिशनल ऐड हो जाता है जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक आता है एटीट्यूडनल स्केल। एटीट्यूडनल स्केल मतलब वो स्केल्स जिससे हम लोगों के एटीट्यूड को, उनके बिहेवियर को, उनके ओपिनियन को मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये क्वालिटेटिव नेचर का होता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्वालिटेटिव चीजों को ही मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने एटीट्यूड बोला, किसी पर्सन का बिहेवियर है, किसी पर्सन की ओपिनियन है, वो क्या है, वो एक क्वालिटेटिव नेचर है। तो उस क्वालिटेटिव नेचर को जब भी हमें मेजर करना है तो हम एटीट्यूडनल स्केल लगाते हैं। ये सोशल साइंसेज में देखा जाता है, और इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्वांटिफाई मतलब किसी पर्सन में कितना एटीट्यूड है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव है, ये हम बता सकते हैं, लेकिन कितना है वो चीज हम नहीं बता सकते। किसी भी बंदे का बिहेवियर कितने % तक अच्छा है, कितने % तक कम है, या कितना ज्यादा है, कितना कम है, वो सारी चीजें क्या है, हम मेजर नहीं कर सकते। दैट मीन्स इसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्वेश्चनर कैन बी ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। क्वेश्चनर मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था कि क्वेश्चनर क्या होता है। क्वेश्चनर बेसिकली एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होती हैं, या एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि रिस्पोंडेंट को दे दिया जाता है कि आप लोग इन्फॉर्मेशन भर दो, और इस जो क्वेश्चनर है, जो एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसको हमें वापस दे देना। ये दोनों वे से हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। ऑनलाइन जो मेथड यूज किया जाता है बेसिकली वो गूगल फॉर्म का किया जाता है, जिसे मेल कर दिया जाता है रिस्पोंडेंट तक, और रिस्पोंडेंट क्या करते हैं, उस फॉर्म को फिल करके क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड दे देते हैं। तो क्वेश्चनर में जो क्वेश्चन होते हैं वो ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड दोनों हो सकते हैं। अब ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा आएगा, उसका आंसर आपको खुद देना है, दैट इज ओपन एंडेड। और क्लोज एंडेड क्या होता है, जहां पर एक क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन के 4-5 ऑप्शंस आपके पास होंगे, तो उस क्वेश्चन को हम बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब इसके अंदर जो है वो 5 तरह के स्केल्स होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है इसमें लीकर्ट स्केल, सेकंड होता है इसमें थ्रस्टन स्केल। थ्रस्टन स्केल को मैं आपको डिटेल में भी करवाऊंगी। एक्चुअली मैंने थ्रस्टन स्केल की वीडियो पहले भी बनाई थी, एडिट भी कर ली थी, लेकिन एडिट करने के बाद वो वीडियो मेरे सिस्टम से उड़ गई, जिसकी वजह से मुझे वो वीडियो वापस नहीं मिली और मैं अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं थोड़े दिनों में ही आपको थ्रस्टन स्केल की भी एक वीडियो, जो एक लॉन्ग फुल लेंथ वीडियो थी, उसको मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी थ्रस्टन स्केल की। ठीक है, तो थर्ड इसमें आता है गुटमैन स्केल, फोर्थ आता है सिमेंटिक स्केल एंड फिफ्थ आता है स्टेपल स्केल। तो पांचों स्केल को हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर एक और स्केल आता है दैट इज आर्बिट्री स्केल। आर्बिट्री स्केल को सबसे पहले समझते हैं। आर्बिट्री स्केल मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगी आर्बिट्री स्केल क्या होता है। आर्बिट्री स्केल मतलब जहां पर आप सब्जेक्टिव वे से कोई भी स्केलिंग करते हैं, या ये कहें कि जो ये सारे ही स्केल है ना वो आर्बिट्री स्केल के ऊपर ही वर्क करते हैं। आर्बिट्री क्या होता है, जहां पर हम सब्जेक्टिव होते हैं, जहां पर हमारी कोई ना कोई बायसनेस होती है, क्वालिटेटिव नेचर का होता है। एज पर आवर चॉइस, एज पर आवर ओपिनियन हम उस स्केल को मेजर करते हैं। एडहोक बेसिस हम इसको बोलते हैं। और एब्सोल्यूट वैल्यू हम इसमें क्या है, ऑब्टेन नहीं कर सकते। हमें जो भी वैल्यू मिलती है ना वो नियर अबाउट मिलती है, एब्सोल्यूट नहीं मिलती है। सो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लीकर्ट स्केल की तरफ।
लिकर्ट स्केल को हम सुमेटेड स्केल भी बोलते हैं, सुमेटेड रेटिंग स्केल भी बोलते हैं, जो कि रेंसिस लिकर्ट ने दी थी 1932 में। अब ये स्टैटिक पोर्शन है, आपको याद करना पड़ेगा, वो सोशल साइंस में लगाई जाती है या फिर एजुकेशनल रिसर्च में लगाई जाती है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे हमने किया था ना, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो फ्रेम किए जाते हैं, लेकिन जो लिकर्ट स्केल होते हैं उसके अंदर हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं। दैट मीन्स आपको ऑप्शन दिए रहते हैं, इसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बोल देते हैं। ये जो लिकर्ट स्केल होता है वो इजी होता है और हर एक यूनिट को इक्वल वेट दिया होता है। इक्वल वेट मतलब कि इक्वल इंपॉर्टेंस दी होती है। इसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो 5 होते हैं। 5 पॉइंट्स मतलब जैसे हमारा नॉर्मल स्केल होता है उसमें क्या होता है 12 या 13 सेंटीमीटर तक के जो एक पॉइंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया कि जो लिकर्ट स्केल है उसके अंदर सिर्फ 5 पॉइंट होते हैं। ये 5 पॉइंट कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट आता है कि स्ट्रांगली एग्री, जिसे हम ऐसे बोलते हैं। देन एग्री, अनडिसाइडेड मतलब आप न्यूट्रल हो, आपको नहीं पता कि आपको एग्री होना है या नहीं होना है, या आप किसी चीज के साथ एग्री करते भी हो और नहीं भी करते हो, या आप एग्री भी नहीं कर रहे या नॉट एग्री भी नहीं हो रहे। तो जहां पर आप अनडिसाइडेड हो कि आपको इस क्वेश्चन के साथ, इस चीज के साथ एग्री होना है या नहीं होना है, तो आप क्या करते हो, अनडिसाइडेड के ऊपर क्लिक कर देते हो। नेक्स्ट आता है इसमें डिसएग्री, कि आप नहीं इस चीज के साथ एग्री। स्ट्रांगली एग्री मतलब बिल्कुल भी नहीं एग्री। ठीक है, तो ये 5 तरीके के इसमें क्या है, पॉइंट्स है, और इन सभी पॉइंट्स को इक्वल वेटेज दी गई है। इसमें वेटेज अलग अलग नहीं है, इक्वल वेटेज यहां पर दी गई है। नेक्स्ट आता है इसमें गुटमैन स्केल। गुटमैन स्केल जिसे हम सेलोग्राम एनालिसिस भी बोलते हैं, या हम इसे बोल सकते हैं कम्युलेटिव स्केल। कम्युलेटिव, जैसे आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज देखी होंगी, जैसे कोई भी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कम्युलेट कर देते हैं। स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट में भी मैंने आपको ये करवाया था। तो गुटमैन स्केल या कम्युलेटिव स्केल, जो कि लुइस गुटमैन ने 20th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था, ये जो स्केल है वो भी सोशल साइंस पे एप्लीकेबल है। इसके अंदर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है। जैसे हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन एब्सोल्यूट जीरो किया था ना रेशो वाले में, वही चीज यहाँ पर आती है। एब्सोल्यूट जीरो में मैंने आपको बताया था कि इसमें चेंज इन ऑरिजन एंड चेंज इन स्केल बोथ कंसिडर किए जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी प्लस माइनस मल्टीपल एंड डिवाइड मतलब ऑरिजन एंड स्केल दोनों को ही कंसिडर किया जाता है। और जो एक गुटमैन स्केल होता है इसको बहुत कम यूज किया जाता है। एज यूजुअल हम इसे यूज नहीं करते हैं। यूजुअली हम जिसे कंसिडर करते हैं या जो स्केल हम लगाते हैं वो हमारा लिकर्ट स्केल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो गुटमैन स्केल है उसको हम कम यूज करते हैं। इसको यूज करना डिफिकल्ट होता है और रिलेटेड टू वन एस्पेक्ट। इसमें हम किसी भी चीज की एक एक्सपेक्ट के बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी इशुएबल डिबेट्स होते हैं, लाइक कोई गवर्नमेंट है, कोई पॉलिटिकल साइंस, एथ्रोपोलॉजिकल है, पब्लिक ओपिनियन है, या रिलीजियस भी हम इसमें ले सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से इशुएबल डिबेट है। ठीक है, इन डिबेट्स का कभी भी कोई आंसर ही नहीं निकलता, वो अपने ही पॉइंट्स रखते रहते हैं। एक पर्सन अपना पॉइंट रखेगा, दूसरा उसके ऊपर अपना पॉइंट रखेगा, तो डिबेट्स का कभी भी कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है। इसमें जो गुटमैन स्केल है या कम्युलेटिव स्केल होता है, इसके अंदर हम जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डाटा होता है, या जब भी हम स्केलिंग लगाते हैं तो हम उसे रैंकिंग में अरेंज कर देते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसे क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्रस्टन स्केल। थ्रस्टन स्केल को हम इक्वल अपीयरिंग इंटरवल स्केल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरवल होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। लुइस लियोन थ्रस्टन ने 1928 को ये स्केल का कंसेप्ट दिया था। और इस स्केल के अंदर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड हम क्या करते हैं, कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। अब उस स्टेटमेंट से रिलेटेड हम उसको 11 पॉइंट्स में डिफाइन करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे लिकर्ट स्केल में 5 थे, थ्रस्टन स्केल में 11 होते हैं, 1 से लेके 11 तक। और 1 जो होगा वो लीस्ट फेवरेबल होगा, और जितना ज्यादा आप इसको बढ़ाते जाओगे, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से 11 तक जाते जाते वो फेवरेबल की तरफ मूव हो जाता है। मतलब जो सबसे ज्यादा फेवरेबल पॉइंट है ये 11 होता है। जैसे हमें कोई भी एक पर्टिकुलर इशू का कोई भी स्टेटमेंट दे दी, अगर हम उस स्टेटमेंट से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते तो हम क्या करते हैं, हम उसको लीस्ट फेवरेबल लगा देते हैं कि ये चीज मेरे लिए सूटेबल नहीं है या मुझे ये ठीक नहीं लग रही है। लेकिन अगर आपको ठीक ठाक लगती है तो आप क्या है उसे 5 या 6 तक क्या है रैंक दे सकते हो, और अगर आपको थोड़ी अच्छी लगती है तो आप 9-10 तक दे सकते हो, और अगर आपको सबसे ज्यादा बेस्ट वो चीज लग रही है तो आप क्या करोगे, 11 जो पॉइंट है वो उसे दे दोगे। ये जो स्केल है वो टाइम कंज्यूमिंग स्केल है, और आपको ज्यादा एफर्ट्स यहाँ पर लगाने की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें जो वेट्स दिए जाते हैं, मतलब कि जो 1 से लेके 11 तक पॉइंट है, उनको जो वेट दिया जाएगा वो अलग अलग होता है, और वो जजेस के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है, या उनके द्वारा ही पॉइंट को वेट दिया जाता है। जैसे यहाँ पर 5 पॉइंट्स थे और वेट क्या था, इक्वल था, लेकिन यहाँ पर कौन आगे, जजेस आगे। जजेस ने क्या कहा कि इन पॉइंट्स को वेट हम देंगे। तो ये था हमारा थ्रस्टन स्केल। जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रस्टन स्केल को हम इन डिटेल में
में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ही रिक्वायर्ड है कि ये किसने दिया, कब दिया, इसमें जजेस आते हैं और कितने स्केल्स हैं, इसमें कितने पॉइंट हैं। तो इसमें 11 पॉइंट्स है, लीस्ट फेवरेबल टू मोस्ट फेवरेबल। ठीक है, इसमें जो फोर्थ पॉइंट आता है दैट इज सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। सिमेंटिक मतलब सेम मीनिंग, जहां पर हमें जो भी चीजें हैं उनका मीनिंग जो है वो सेम मिलता है। या फिर हम ये बोलें कि अगर एक पूरी लाइन है उसको अगर हम फोल्ड कर दें तो वो क्या है, सिमिलर से बन जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल बोलते हैं। इसे हम बाइपोलर लेवल भी बोलते हैं। बाइपोलर मतलब जिसके दो साइड्स होती हैं। दो साइड्स कैसे, जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला कि 7 पॉइंट्स होते हैं, उसमें 5 थे, 11 थे और इसमें क्या है 7 है, ये आपको याद रखनी है। अब 7 जो है, इन्होंने क्या बोला कि अगर हम 7 को लेंगे तो हम किस तरीके से ले सकते हैं, बीच में हमने 0 रख दी, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। फर्क क्या है, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है। लेकिन बाइपोलर हो गया ना कि दोनों तरफ 1 है, फिर दोनों तरफ क्या है 2 है, फिर दोनों तरफ क्या है 3 है। एक साइड पॉजिटिव वे में, एक क्या है नेगेटिव वे में। 90% क्या चलता है जब भी हम सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल की बात करते हैं, तो वहां पर 1 से लेके 3 तक माइनस, फिर 0, फिर 1 से लेके 3 तक प्लस में चलता है। लेकिन 10% क्वेश्चन एज में आपको जो ये 3 वाला पोर्शन है वो नहीं मिलेगा, वो 1 से लेके 7 तक मिलेगा, क्योंकि 7 पॉइंट्स तो टोटल रखने हैं। तो 10% क्या है, वो 1 से लेके 7 तक हो जाते हैं। मोस्टली केसेस आपको कौन से दिखेंगे, जो -3 से +3 तक जाएंगे और 7 रेटिंग पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। लास्ट इसमें आता है स्टेपल जो है वो जैन स्टेपल के द्वारा दिया गया था। इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो 10 है। अब ये 10 कैसे होते हैं, ये वर्टिकल फॉर्म में होते हैं। मेरे पास यहाँ पेज नहीं था और मैं इसे यहीं डिफाइन करना चाहती थी, तो मैंने इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना दिया। लेकिन जो ये स्टेपल होता है, इसको याद रखना, ये कैसा होता है, ये वर्टिकल फॉर्म में होता है। मतलब ये खड़ा होता है, लंबा होता है, इस तरीके से लॉन्ग वे में होता है। ये ऐसे लेटा हुआ नहीं होता, लेटरल नहीं होता, ऐसे वर्टिकल फॉर्म में होता है। तो वर्टिकल फॉर्म में होता है, तो अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से ये होता है, ये वर्टिकल फॉर्म में। और न्यूमेरिकल लेबल्स दिए जाते हैं। ये लेबल्स कैसे होते हैं, जो बीच में होता है वहां पर हम कुछ भी नहीं देते, यहाँ 0 भी नहीं आएगी। जैसे हमने सिमेंटिक में 0 किया था ना, यहाँ पर 0 नहीं आती। हमें यहाँ पर टोटल 10 लेने हैं। 5 तो पॉजिटिव सेंस में जाएंगे और 5 जाएंगे नेगेटिव सेंस में। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि मेरी टीचिंग स्किल को आपने रैंक देना है, आप मुझे या तो माइनस में 5 तक दे सकते हैं अगर आपको मुझे नेगेटिव रेटिंग देनी है। लेकिन अगर आपको मुझे पॉजिटिव रेटिंग देनी है तो आप क्या करोगे, इस स्केल को इस तरफ पॉजिटिव वे में ले जाओगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज स्टेपल स्केल। और मैं दोबारा यहाँ पे बता दूं कि ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, ये वर्टिकल फॉर्म में होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने की है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ब्लाइंडिंग हमने कर लिया है। स्केल्स में भी हमने 2 तरह के स्केल कर लिए, मेजरमेंट स्केल एंड एटीट्यूडनल स्केल। हमारी जो रिसर्च है उसकी जर्नी में हम काफी आगे तक आ चुके हैं। हमारे मेन टॉपिक्स रह गए हैं रिसर्च एथिक्स हो गया, या रिपोर्ट राइटिंग जिसमें आर्टिकल, थीसिस वगैरह आ जाते हैं, प्लस आईसीटी की एप्लीकेशन क्या है रिसर्च के अंदर। ये 2-3 टॉपिक रह गए हैं, इसको हम आने वाली 2 वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। और हमारा जो टारगेट था 1 वीक 1 यूनिट का, उसको हम बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। 1 वीक में मैंने आपको पूरी 1 यूनिट करवाने का जो प्रॉमिस किया है, जो टारगेट रखा है, उसको मैं जरूर पूरा करूंगी। और आने वाले 2 दिनों में संडे तक आपकी सारी कंप्लीट हो जाएंगी। हमने मंडे से स्टार्ट किया था एंड देन लास्ट संडे 7 डेज में हमने पूरी यूनिट को कंप्लीट कर लेना है और मैं आपको करवा दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है देन लाइक टू माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। कीप सपोर्टिंग टू मी। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।